बच्चों कक्षा 11 भूगोल विषय की पुस्तक जिसका नाम है भौतिक भूगोल के मूल सिद्धांत। बच्चों इस बुक के चैप्टर नंबर 15 जिसका नाम है बच्चों पृथ्वी पर जीवन। बच्चों इस चैप्टर के भाग 1 में हमने देखा कि किस प्रकार से जीवमंडल और बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में हमने विस्तृत अध्ययन किया। साथ ही बच्चों बायोम्स के बारे में भी हमने पढ़ा। उसी के क्रम में बच्चों आज हम देखेंगे कि जैव भू रासायनिक चक्र जो कि पारिस्थितिकी तंत्र में ही सम्मिलित किया जाता है, वहीं पर ही हमने इसके बारे में देखा था कि एक चक्रीय अवस्था के रूप में विभिन्न तत्वों की एक चक्रीय अवस्था यहाँ पर पाई जाती है जो कि सजीवों से होती हुई पर्यावरण में होती हुई वापस सजीवों में और फिर पर्यावरण में, अर्थात एक चक्रीय अवस्था यहाँ पर पाई जाती है। उसे हमने जैव भू रासायनिक चक्र कहा। जैव भू रासायनिक चक्र पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल अर्थात महासागरों एवं अवसादों स्थल मंडल से होकर रासायनिक तत्वों के चक्रण को भूजैव रसायन चक्र कहा जाता है। सिंपल सी बात है। सिंपल सी क्या बात है बच्चों कि पृथ्वी के वायुमंडल, जलमंडल और स्थल मंडल से होकर रासायनिक जो तत्वों के जो चक्रण है उसे भूजैव रसायन चक्र कहा जाता है। अभी बच्चों ये जब होता है ये किस प्रकार का होता है, ये एक बहुत बड़ी संकल्पना है और इसमें अलग अलग प्रकार के चक्र अलग अलग तत्वों के हिसाब से कार्य करते हैं और चक्रीय प्रावस्था में जहां से वो स्टार्ट होते हैं बच्चों वहीं पर ही समाप्त होते हैं। ठीक है, और लंबे समय तक ये चक्र पृथ्वी की शुरुआत से ही चलते आ रहे हैं। लेकिन बच्चों जब पृथ्वी का जन्म हुआ था, पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी, उस समय के चक्र का वर्तमान समय के जो चक्र है उसमें भारी अंतर है। समय के साथ में इन चक्रों में परिवर्तन आता है और हो सकता है भविष्य में और भी ज्यादा परिवर्तन आए। ठीक है, तो भूजैव रसायन चक्र वृहद स्तरीय चक्र होते हैं जिनके द्वारा अजैविक तत्वों का, किसका बच्चों, अजैविक तत्वों का जैविक प्रावस्था से होकर गमन होता है तथा अंत में ये तत्व पुनः अजैविक दशा में वापस आ जाते हैं। तो अजैविक तत्व हैं और जैविक प्रावस्था से होकर के, ठीक है, जैविक संगठक से होकर के वापस अजैविक प्रक्रियाओं में आ जाते हैं। एक चक्र चलता रहता है। अजैविक तत्व है, ये जाते हैं जैविक अवस्था में, ठीक है, और वापस से अजैविक अवस्था में आते हुए एक चक्रीय प्रारूप बनाते हैं। यहां पर जैव भू रसायन चक्र कहलाते हैं। अब ये विभिन्न प्रकार के होते हैं। पौधे अजैविक या रासायनिक पोषक तत्वों को अपनी जड़ों द्वारा ग्रहण करते हैं तथा उन्हें जैविक तत्वों में परिवर्तित करते हैं और इसमें महत्वपूर्ण जो भूमिका होती है बच्चों वो उत्पादकों की होती है। उत्पादकों का मतलब हमने बच्चों पिछली क्लास में भी देखा था कि उत्पादक कौन होते हैं, जो अपना भोजन स्वयं बनाए। तो भोजन अपना स्वयं कौन बनाता है, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया होती है। अर्थात बच्चों हरित पादप, हरे जो पौधे हैं उनमें जैव रसायन इस प्रकार की क्रिया यहीं से स्टार्ट होती है और यही जो उत्पादक है वो अजैविक पदार्थों को अपने में आत्मसात करते हैं और जब प्राथमिक उपभोक्ता जो होता है बच्चों उन पदार्थों को खाता है, उनका भोजन करता है, तो वो उसमें प्रवेश कर जाते हैं और इस प्रकार से वो जैविक प्रक्रियाओं में शामिल हो जाते हैं। और जब वो जीव मृत्यु अवस्था को प्राप्त करता है तो वो अंत में जाकर के उस सरल पदार्थों में विभक्त होकर के वापस से उसी अजैविक रूप में आ जाते हैं। तो एक चक्रीय अवस्था यहां पर चलती है। ये जैविक तत्व आहार श्रृंखला के माध्यम से विभिन्न जीवों में स्थानांतरित होते हैं। इन जीवों के मृत हो जाने पर जैविक तत्व पुनः रासायनिक तत्व में बदल जाते हैं। जैसे कि हमारा जो शरीर है बच्चों, जितने भी जैविक शरीर है, किसी भी प्रकार के प्राणी की बात करें, वो सब शरीर किससे बने होते हैं, मुख्यतः इन्हीं कार्बनिक अकार्बनिक रासायनिक पदार्थों से बने होते हैं। ठीक है, और जब हमारा शरीर बढ़ रहा होता है, फिर हम जन्म लेते हैं, उस समय हम इनकी प्राप्ति करते हैं और हमारे भोजन में बच्चों इन तत्वों की उपस्थिति पाई जाती है। हम भोजन प्राप्त करते हैं, ठीक है, तब हमारे शरीर में आ जाता है और फिर हमारी ग्रोथ के साथ में इनकी उपयोगिता बढ़ती जाती है। और जब वो शरीर जब छोड़ दिया जाता है, अर्थात वो मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, तो वो जो तत्व है, चाहे कार्बनिक और अकार्बनिक जो तत्व है, वो वापस से
वापिस से बच्चों इस धरा में मिल जाते हैं, अर्थात मिट्टी में मिल जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब यह है कि वापिस जहां से उत्पादकों ने प्राप्त किया था, जहां से पेड़ पौधों ने उन्हें प्राप्त किया था, उसी जगह पर बच्चों चले जाते हैं। इस प्रकार से चक्रीय अवस्था रहती है, ठीक है। और जीवों के मृत हो जाने पर जैविक तत्व पुनः रासायनिक तत्व में बदल जाते हैं। तो यह चक्रीय अवस्था है। सूर्य ऊर्जा का मूल स्रोत है। बच्चों मैंने पिछली क्लास में भी बताया था कि ऊर्जा का जो मूल स्रोत है वो क्या है, सूर्य ही है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रूप से सीधे तौर पर ऊर्जा का जो सीधा सोर्स है वो सूर्य है, जिस पर संपूर्ण जीवन निर्भर है। यही ऊर्जा जैव मंडल में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा जीवन प्रक्रिया आरंभ करती है। ये बहुत बड़ी बात है बच्चों कि जीवन प्रक्रिया आरंभ करने का जो कार्य है, जो श्रेय दिया जाता है, वो किसको दिया जाता है, सूर्य को दिया जाता है, ठीक है। और सूर्य को क्यों दिया जाता है, क्योंकि जितने भी जैव मंडल में प्राणी जगत है, चाहे पादप जगत है, जितने भी जैव मंडल में जो जैव है, जो जैविक संगठक है, उनकी वृद्धि, उनका जन्म, उनका विकास ये किस वजह से हो रहा है, ये हो रहा है उत्पादकों की वजह से, अर्थात पादपों की वजह से। और जो पादप होते हैं वो क्या करते हैं, वो किस प्रकार से भोजन तैयार करते हैं, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से। और प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसे होती है बच्चों, सूर्य की वजह से। तो पूरे तौर पर, सीधे तौर पर सूर्य ही इस ब्रह्मांड का, ठीक है, इस ब्रह्मांड के चालक के रूप में कार्य करता है, ऊर्जा के रूप में कार्य करता है, ठीक है, जो हरे पौधों के लिए भोजन व ऊर्जा का मुख्य आधार है। ऊर्जा भी यदि हम प्राप्त करते हैं तो सूर्य से ही डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप में प्राप्त करते हैं। प्रकाश संश्लेषण के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन व कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाता है। जो कार्बन डाइऑक्साइड है, ऑक्सीजन है, वह कार्बनिक यौगिकों में परिवर्तित हो जाती है। धरती पर पहुंचने वाले सूर्य तप का बहुत छोटा भाग, केवल 0.1% ही प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया में काम आता है। बहुत कम मात्रा में काम आता है, लेकिन जितना भी आता है इस पृथ्वी के लिए बहुत ज्यादा उपयोगी है। इसका आधे से अधिक भाग पौधे की श्वसन विसर्जन क्रियाओं में और शेष भाग अस्थायी रूप से पौधों के अन्य भागों में संचित हो जाता है। और जितना बच्चों इसका जो भाग है वो पौधे के स्वयं की, पौधा भी क्या है, एक जैविक संगठक है, ठीक है, तो उसमें खुद की क्रियाओं के लिए भी वो काम में लेता है। और उसके पश्चात जो बच जाता है वो स्थायी रूप से उसमें समाहित हो जाता है, जिसका हम भोजन करके, ठीक है, जिस पेड़ पौधे का, हम पादप का भोजन करके, उसके अंगों का भोजन करके हम उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। पृथ्वी पर जीवन विविध प्रकार के जीवित जीवों के रूप में पाया जाता है। यह जीवधारी विविध प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों पर जीवित है। जैसे कि हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि जो जीवन है यह विभिन्न प्रकार के पारिस्थितिकी अंतर संबंधों के आधार पर है। यदि कोई मांसाहारी भी है, चाहे शाकाहारी भी है या मृतोपजीवी भी है, किसी भी प्रकार का यदि जैविक घटक है वो सीधे तौर पर इन पारिस्थितिकी अंतर संबंधों के आधार पर ही जीवित रहता है बच्चों, ठीक है। जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रह सकते हैं। अब जैव विविधता का जो मामला है बच्चों, जैव विविधता, बायोडायवर्सिटी क्यों इंपॉर्टेंट है, वो इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जीवधारी बहुलता विविधता में जिंदा रहता है। यदि माना कि बच्चों कल्पना कीजिए कि यदि आपको खाने का एक पदार्थ नहीं मिले, जैसे कि माना कि चावल यदि हमारी इस धारा से समाप्त हो जाए या चावल हो ही नहीं किसी कारण से, तो क्या हम जिंदा रह पाएंगे? बिल्कुल रह पाएंगे। चावल की जगह हम दूसरे पदार्थों का उपयोग कर लेंगे, गेहूं का उपयोग कर लेंगे, मक्का का उपयोग कर लेंगे। अर्थात विविधता, जीवन में बच्चों विविधता यहां पर प्राप्त हुई। जीवधारी बहुलता और विविधता में ही जिंदा रहते हैं। कहने का मतलब यह है यदि एक पदार्थ की, एक चीजों की समाप्ति हो जाती है तो दूसरा ऑप्शन भी होता है। ऐसा प्रकृति का नियम है। बहुत सारे ऑप्शन प्रकृति ने हमारे लिए बनाए हुए हैं, लेकिन हमें उसमें छेड़खानी नहीं करनी है। प्रकृति के द्वारा जो संसाधन है, जो संबंध, अंतर संबंध बनाए गए हैं पारिस्थितिकी तंत्रों के रूप में, वो बरकरार रहे, यह हमारा प्रयास होना चाहिए। तो जीवधारी बहुलता व विविधता में ही जिंदा रहते हैं। इसमें अर्थात जीवित रहने की प्रक्रिया में विधिवत प्रवाह जैसे ऊर्जा, जल, पोषक तत्वों की उपस्थिति सम्मिलित है।
इनकी उपलब्धता संसार के विभिन्न भागों में भिन्न भिन्न है। यह भिन्नता क्षेत्रीय होने के साथ साथ सामयिक भी है, अर्थात वर्ष के 12 महीनों में अलग अलग प्रकार की इनकी भिन्नता प्राप्त होती है। ठीक है, जैसे कि हम जानते हैं, यदि राजस्थान की मैं बात करूं तो राजस्थान के कुछ समय में, ठीक है, जैसे कि सर्दियों की मैं बात करूं बच्चों तो बाजरा मिलता है। ठीक है, तो बाजरे का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा गेहूं का उपयोग भी किया जाता है, दलहन का उपयोग किया जाता है, तिलहन का उपयोग किया जाता है। तो विभिन्न प्रकार के खाद्यान्नों की यदि मैं बात करूं, छोटे रूप में यदि बात करूं तो खाद्यान्नों में विविधता होती है। इसी प्रकार से तिलहन में अलग अलग प्रकार का तेल खाने योग्य प्रयोग किया जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से ये एक एग्जाम्पल है बच्चों, उसी प्रकार से ये जो भिन्नता है ये होना आवश्यक है। प्रकृति ने अपने अपने क्षेत्र के हिसाब से, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से अलग अलग भिन्नता बनाई है। और ये क्षेत्रीय भिन्नता ही नहीं है, ये सामयिक भिन्नता भी है। समय के हिसाब से भी अलग अलग समय में अलग अलग भिन्नता पाई जाती है। विभिन्न अध्ययनों से पता चलता है कि पिछले 100 करोड़ वर्षों में वायुमंडल व जलमंडल की संरचना में रासायनिक घटकों का संतुलन लगभग एक जैसा, अर्थात बदलाव रहित रहा है। 100 करोड़ वर्षों में जो वायुमंडल और जलमंडल की संरचना में रासायनिक संरचना यदि बात करें बच्चों तो उनके घटकों में संतुलन लगभग फिक्स रहा है और ये चक्रीय अवस्था में रहा है। मैंने अभी बताया था बच्चों कि पृथ्वी के शुरुआत से, जब से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, पृथ्वी के शुरुआत से ही चक्रीय अवस्था है। लेकिन ये उस समय अलग प्रकार की थी, वर्तमान में अलग है। लेकिन पिछले 100 करोड़ वर्षों में इसमें बदलाव जो है वो बहुत कम हुआ है। रासायनिक तत्वों का यह संतुलन पौधे व प्राणी ऊतकों से होने वाले चक्रीय प्रवाह के द्वारा बना रहता है। और जो रासायनिक तत्वों का ये संतुलन है ये पौधों में, सबसे पहले पौधों में होता है। ठीक है, और पौधों से, चूंकि हम शाकाहार के रूप में पौधों को प्राप्त करते हैं, और पौधों से जंतुओं में, और जब मांसाहारी जंतु है वो और भी उच्च अवस्था में, इस प्रकार से यह संतुलन लगातार रूप से बरकरार रहता है चक्रीय प्रवाह के रूप में। यह चक्र जीवों द्वारा रासायनिक तत्वों के अवशोषण से आरंभ होता है और उनके वायु, जल, मिट्टी में विघटन से पुनः आरंभ होता है। यह चक्र मुख्यतः सौर ताप से संचालित होता है। और ये चक्र कैसे चलते हैं, इसका केवल एक ही कारण है। किसके कारण से? सौर ताप के, सूर्य की वजह से ही ये चक्र चलते हैं, वहीं से ही इसकी ऊर्जा प्राप्त होती है। ठीक है, जैव मंडल में जीवधारी पर्यावरण के बीच में ये रासायनिक तत्वों के चक्रीय प्रवाह जैव भू रासायनिक चक्र कहे जाते हैं। और इस प्रकार से ये जो जैव मंडल में जीवधारी है और पर्यावरण के मध्य जो रासायनिक रूप से तत्वों का चक्रीय प्रवाह है, ये क्या कहलाता है? जैव भू रासायनिक चक्र कहलाता है। अब आपके बात सही समझ में आ गई होगी बच्चों कि विभिन्न रासायनिक तत्व है। जैसे कि हम बात करें उदाहरण के द्वारा, जल है, कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, आदि जो रासायनिक तत्व है, ये रासायनिक तत्व सर्वप्रथम मृदा में प्राप्त होते हैं या फिर वायुमंडल में, स्थल मंडल में, जल मंडल में प्राप्त होते हैं। और इनके होते हुए सबसे पहले पादपों में प्राप्त होते हैं। पादपों में इनकी उत्पत्ति होती है क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, उत्पादक कहलाते हैं। ठीक है, और इससे बना हुआ भोजन उपभोक्ता प्राप्त करता है। उपभोक्ता का मतलब यहाँ प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता और तृतीयक उपभोक्ता, तीनों प्रकार के उपभोक्ता यहाँ पर आ जाते हैं। और इस प्रकार से यह एक जैविक तंत्र में संचलन इसका हो जाता है रासायनिक तत्वों का। बायो का अर्थ है जीव तथा जियो का तात्पर्य पृथ्वी पर उपस्थित चट्टानें, मिट्टी, वायु तथा जल से है। इस प्रकार की यहाँ पर बात है। जैव भू रासायनिक चक्र दो प्रकार के होते हैं बच्चों, एक गैसीय और दूसरा तलछटी चक्र। एक तो गैसीय अवस्था होता है उनका और दूसरी होती है तलछटी चक्र। गैसीय चक्र में पदार्थ का मुख्य भंडार या स्रोत वायुमंडल व महासागर है। तलछटी चक्र के प्रमुख भंडार पृथ्वी की भूपर्पटी पर पाई जाने वाली मिट्टी, तलछट व अन्य चट्टानें हैं। तो दोनों प्रकार के जो चक्र है यहाँ पर उपस्थित होते हैं। और बच्चों यहाँ इसमें तीनों प्रकार के मंडल अर्थात जलमंडल, स्थल मंडल और वायुमंडल, तीनों प्रकार के मंडलों का सामूहिक प्रयास यह होता है। ठीक है, अब बच्चों पहला है हमारा जल चक्र, वाटर साइकिल। ये हम जल वाले चैप्टर में बच्चों पढ़ चुके हैं। ठीक है, और वहां पर हमने देखा था कि जो जल है ये पदार्थ की तीनों ही अवस्था में पाया जाता है, द्रव अवस्था, ठोस अवस्था और गैस अवस्था। ये तीनों ही अवस्था में पृथ्वी पर
पाया जाता है। जहाँ द्रव के रूप में पानी को हम वैसे सहज रूप से देखते हैं, ठोस के रूप में ऊंचे ऊंचे जो चोटियां है या हिमटोपिया है या हिमानी क्षेत्र है वहां पर बर्फ के रूप में प्राप्त होता है, और गैस के रूप में बच्चों जल वाष्प के रूप में हमें वायुमंडल में प्राप्त होता है। तो तीनों अवस्थाओं में जल प्राप्त होता है और यह चक्रीय अवस्था में प्राप्त होता है। यह वहां पर हमने अच्छे तरीके से देख लिया था कि चक्रीय अवस्था में किस प्रकार से बच्चों जलमंडल से, ठीक है, जलमंडल से जब तापमान सूर्य का जब मिलता है तो वहां से वाष्पीकृत होता है, और वाष्पीकृत होने के पश्चात बादलों का निर्माण संघनन की प्रक्रिया के द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है और वहां पर वर्षण करता है, और वर्षण करने के पास अंततः स्थल मंडल से होता हुआ जलाशयों में आ जाता है। ये चक्रीय अवस्था यहां पर हमने देखी। और कुछ भाग हिमटोपियों के रूप में, और हिमटोपी जब पिघलती है तो वापस पानी आ जाता है, ठीक है। कुछ भाग भौमजल के रूप में, और भौमजल से वापस हम प्राप्ति उसकी कर लेते हैं। इस प्रकार से जल का एक चक्रीय अवस्था यहां पर बनती है। इसे हमने क्या कहा? जल चक्र कहा। सभी जीवधारी वायुमंडल व स्थल मंडल में जल का एक चक्र बनाए रखते हैं जो तरल, ठोस, गैस अवस्था में है। इसे ही जलीय चक्र कहा जाता है। और तीनों अवस्था में बच्चों, ये जो तीन अवस्था है पदार्थ की, तीनों अवस्थाओं में ही चक्रीय रूप में प्राप्त होता है। इसके बाद है बच्चों हम देखते हैं कार्बन चक्र। कार्बन चक्र बच्चों, ये जो कार्बन है ये बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी पृथ्वी के लिए, सजीव तंत्रों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जीवमंडल में कार्बन का स्थानांतरण ठोस, तरल एवं गैसीय रूप में होता है। जैविक पदार्थों के शुष्क वजन का 50% भाग कार्बन होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जैविक पदार्थ, जितने भी जैविक पदार्थ होते हैं, चाहे पेड़ पौधे में हो, चाहे हम जंतुओं में हो, सभी प्रकार के जैविक पदार्थों के जो शुष्क भाग होते हैं, ठीक है, उसका 50% यानी आधे से ज़्यादा कार्बन होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसका जो चक्र है यह भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जल चक्र के बाद यदि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कोई चक्र है तो वो कार्बन चक्र है बच्चों, ठीक है। अब जीवमंडल में कार्बन का गमन ऊर्जा प्रवाह के साथ संबंधित होता है। अब कार्बन जब जाता है वो किस प्रकार से जाता है? ऊर्जा के साथ में जाता है, ठीक है। तो कार्बन का जो प्रवाह होता है वो ऊर्जा प्रवाह के साथ में संबंधित होता है। जीवमंडल में कार्बन का संचार दो मार्गों से संपन्न होता है। स्वपोषित पौधे प्रकाश संश्लेषण द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं और श्वसन के समय कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन करते हैं। अब बच्चों हमने वो वापस वही देखा, उत्पादक है। उत्पादक का मतलब क्या है? यहां पर पादपों से है, पेड़ पौधों से है, जो कि प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा अपना भोजन स्वयं निर्माण करते हैं, ठीक है। इसे स्वपोषित कहा। तो स्वपोषित है उत्पादक। इन उत्पादकों के द्वारा बच्चों हम सब जानते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड, जो कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 जिसको हम बोलते हैं, इस CO2 में कार्बन होता है, ठीक है। और कार्बन डाइऑक्साइड के द्वारा ये पौधे या उत्पादक क्या करते हैं? अपने अंदर कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण करते हैं और कार्बोहाइड्रेट्स के निर्माण में वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड ग्रहण करते हैं। जब कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण हो रहा होता है बच्चों, तो जो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड है, CO2 है, उसको प्राप्त करते हैं, जिससे कि कार्बोहाइड्रेट्स का निर्माण होता है। और कार्बोहाइड्रेट्स से ही उन पौधों का, उन पादपों का निर्माण होता है और उसी को हम खाते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स को ही हम खाते हैं और उससे हमारे शरीर में कार्बन आ जाता है। अर्थात जो शाकाहारी है या मांसाहारी है, किसी भी प्रकार का है, उपभोक्ता है, वो उन कार्बोहाइड्रेट्स को प्राप्त करता है। साथ में श्वसन के समय कार्बोहाइड्रेट्स का विघटन होता है, ठीक है। सभी जीवधारियों में कार्बन पाया जाता है। यह सभी कार्बनिक यौगिकों का मूल तत्व है। जैव मंडल में असंख्य कार्बन यौगिकों के रूप में जीवों में विद्यमान है। कार्बन चक्र कार्बन डाइऑक्साइड का परिवर्तित रूप है। यह परिवर्तन पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड के यौगिकीकरण द्वारा आरंभ होता है। इसके बाद देखते हैं बच्चों हम कि इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट
हाइड्रेट व ग्लूकोज बनता है जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाता है और कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। तो बच्चों यहाँ पर ये जो प्रक्रिया चलती है, कार्बन डाइऑक्साइड को पौधे ग्रहण करते हैं, उससे क्या बनते हैं, इस प्रक्रिया से कार्बोहाइड्रेट्स, ग्लूकोज बनते हैं और जो कार्बनिक यौगिक जैसे स्टार्च, सेल्यूलोज, सुक्रोज के रूप में पौधों में संचित हो जाते हैं। इसी पौधों में संचित इन्हीं पदार्थों को जीवधारी अर्थात जो उपभोक्ता होते हैं वो उपभोक्ता प्राप्त करते हैं और इस प्रकार से ये तंत्र में चला जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स का कुछ भाग सीधे पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयोग हो जाता है। ठीक है, वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड का सांद्रण कुल वायुमंडलीय गैसों का 0.03 से 0.04% है। इतनी कम मात्रा में बच्चों, इतनी कम मात्रा में ये वायुमंडल में उपस्थित है, लेकिन वायुमंडल या फिर यूं कहूं समूचे तंत्र का, चाहे वो स्थल मंडल हो, वायुमंडल हो या जलमंडल हो, सबका मुख्य केंद्र बिंदु में कार्बन चक्र रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देख सकते हैं कि इसमें कि किस प्रकार से वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड जो है, वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड है, यह पादपों द्वारा स्वांगीकरण की अभिक्रिया के पश्चात जंतु में आती है, अर्थात उपभोक्ताओं के द्वारा उत्पादक से प्राप्त जो कार्बन डाइऑक्साइड है, अर्थात जो कार्बन है, वो यहाँ पर आती है। यहाँ पादपों के खुद के श्वसन, खुद के कार्यों के लिए भी कुछ मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, यहाँ पर चली जाती है। फिर जंतुओं से श्वसन आदि क्रियाओं के पश्चात वापस से वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। इसी के साथ में बच्चों अपघटन जो कार्य होता है, जो अपघटन का कार्य करते हैं, जो सरल पदार्थों में विभक्त का कार्य करते हैं, चाहे वो सूक्ष्म जीव हो, उस तरीके के कार्य के द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है। और मृदा में जो मृदा श्वसन होता है उसके द्वारा भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और वायुमंडल में चली जाती है। इस प्रक्रिया के दौरान विघटन से पौधों के पत्तों व जड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है। शेष कार्बोहाइड्रेट्स जो पौधों की जैविक क्रियाओं में प्रयुक्त नहीं होते, वे पौधों के ऊतकों में संचित हो जाते हैं। कुछ मात्रा में बच्चों, जैसे कि हमने देखा कि कुछ मात्रा में पौधों के पत्तों, जड़ों के द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है, क्योंकि पौधे भी क्या है, एक सजीव हैं। ठीक है, पौधे भी क्या है, सजीव हैं, उनमें भी क्रियाएं होती है, श्वसन की क्रियाएं होती है, दूसरे प्रकार की क्रियाएं होती है उनमें भी, जिससे भी क्या होती है, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है। और कुछ मात्रा में जो कार्बन डाइऑक्साइड होती है वो कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में वो अपने में सहज करके रखते हैं, संचित रखते हैं। ये पौधे या तो शाकाहारियों के भोज्य बनते हैं, अन्यथा सूक्ष्म जीवों द्वारा विघटित हो जाते हैं। जो पौधे होते हैं, दो प्रकार के उनके कार्य हो सकते हैं, या तो वो सड़गल जाते हैं सूक्ष्म जीवों के द्वारा और वहां पर सरल पदार्थों में बच्चों विभक्त हो जाते हैं, या फिर किसी शाकाहारी के द्वारा उसका भोजन बना लिया जाता है पौधों को, और अपने शरीर में ये कार्बन जो है वो आ जाता है कार्बोहाइड्रेट्स के रूप में। शाकाहारी उपभोग किए गए कार्बोहाइड्रेट्स को कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित करते हैं। जैसे कि हम जो भोजन करते हैं उसके पश्चात जो हम श्वसन के द्वारा वो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर रिलीज करते हैं, कार्बन बाहर रिलीज करते हैं और श्वसन क्रिया द्वारा वायुमंडल में छोड़ते हैं। इनमें शेष कार्बोहाइड्रेट्स का जंतुओं के मरने पर सूक्ष्म जीव अपघटन कर देते हैं। और कुछ मात्रा में यदि कार्बोहाइड्रेट्स जो कि हमारे विकास में सहायक होती है, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट वो हमारे शरीर में रह जाती है, और जब जंतु मरता है उसके पश्चात सूक्ष्म जीवियों के द्वारा या फिर किन्हीं कारणों से यदि वो जला दिया जाए तो वो राख जिसकी होती है उसके द्वारा भी वो मृदा में या फिर यूं कह सकते हैं वायुमंडल में चला जाता है। सूक्ष्म जीवाणु द्वारा कार्बोहाइड्रेट्स ऑक्सीजन प्रक्रिया द्वारा कार्बन डाइऑक्साइड में परिवर्तित होकर पुनः वायुमंडल में आ जाती है और इस प्रकार से चक्र चलता हुआ रहता है। वर्तमान समय में वायुमंडल में कार्बन की मात्रा बढ़ रही है, लेकिन बच्चों समस्या क्या है कि मैंने पिछली क्लास में भी बताया था, जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, ग्रीन हाउस गैसों में मुख्य गैसें कार्बन डाइऑक्साइड ही देखी गई थी। तो कार्बन डाइऑक्साइड का वायुमंडल में लगातार सांद्रण बढ़ रहा है, तो वायुमंडल में कार्बन का भी सांद्रण बढ़ रहा है। इसको इस तरीके से भी कह सकते हैं, कैसे बढ़ रहा है कि वनों के जलाने से, कृषि के यांत्रिकरण से, जीव
अवशेष ईंधनों के जलाने से तथा औद्योगिकरण के कारण वायुमंडलीय CO2 जो कार्बन डाइऑक्साइड है वायुमंडलीय, वो 290 ppm से बढ़कर वर्तमान में 330 ppm से ज्यादा हो गई है। अब जबकि बच्चों 1860 हम बात करते हैं औद्योगिक क्रांति का जो कार्य काल था बच्चों, वो 1860 के बाद का मानते हैं। तो 1860 का जो समय था वहां पर वायुमंडलीय CO2 की मात्रा 0.029% या फिर हम ppm की यदि बात करें तो 290 पार्टिकल पर मिलियन उस समय था। ठीक है, पार्ट पर मिलियन थी। कब? 1860 में 290 ppm था। ठीक है, 290 ppm था। लेकिन यदि हम वर्तमान समय की बात करें तो 330 से भी ज्यादा ppm वर्तमान समय में हो चुका है। तो 330 लगभग 350 के आसपास ppm वर्तमान में माना जाता है बच्चों, अलग अलग समय के हिसाब से। लेकिन इतना ppm कार्बन का वायुमंडल में बढ़ चुका है। यह कब से काउंट किया गया? औद्योगिक क्रांति। क्योंकि बच्चों औद्योगिकरण और नगरीकरण, वनोन्मूलन, संसाधनों पर दबाव, ये सारी चीजों की वजह से कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा वायुमंडल में लगातार बढ़ती जा रही है। और ये अच्छे संकेत नहीं है, बिल्कुल भी अच्छे संकेत नहीं है। हमने देखा था ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से ग्रीन हाउस जो गैसें हैं, और उसमें भी मुख्य रूप से यदि हम बात करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता लगातार रूप से बढ़ती जा रही है। और यह चिंताजनक विषय है। विश्व समुदाय इस पर सोच रहा है, विचार कर रहा है कि किस प्रकार से जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो रिलीज हो रही है उसको कम किया जाए, पूर्व स्तर पर लाया जाए जो कि पहले थी। और हमने पिछली क्लास में भी देखा था बच्चों कि इसमें विभिन्न कार्यक्रम किए हैं, जो दुनिया भर के ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्होंने इस पर काम किया है। क्योटो प्रोटोकॉल से लेकर के दूसरे जो कार्यक्रम हैं वो यहाँ पर संपादित किए गए हैं। तो यहाँ पर इसका कार्य भी किया जा रहा है। अब नेक्स्ट है बच्चों ऑक्सीजन चक्र। ऑक्सीजन चक्र भी यहाँ पर चलता है। तो वायुमंडल के विकास के प्रारंभिक चरण में आणविक ऑक्सीजन नहीं थी। जैसे कि बच्चों हम जानते हैं कि पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई थी उस समय ऑक्सीजन नहीं थी। ठीक है, उस समय ऑक्सीजन नहीं थी, लेकिन धीरे धीरे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के द्वारा धीरे धीरे ऑक्सीजन का निर्माण हुआ और वर्तमान समय में लगभग 21% ऑक्सीजन वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, अब ये जो ऑक्सीजन है ये चक्रीय रूप में पाई जाती है। ये इसमें भी बच्चों जैसे जल चक्र हमने देखा, कार्बन चक्र देखा, उसी प्रकार से ऑक्सीजन का चक्र भी यहां पर देखने वाला है। जीव विकास के बाद प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधों द्वारा जलीय अणुओं के वियोजन के फलस्वरूप ऑक्सीजन तत्व का सृजन प्रारंभ हुआ था और तब से ऑक्सीजन के लगातार संचयन से वायुमंडल में ऑक्सीजन की वर्तमान मात्रा प्राप्त हुई है। और वर्तमान में कितनी है? लगभग 21% ऑक्सीजन है। जीवमंडल में ऑक्सीजन का संचार तथा अन्य तत्वों की चक्रण प्रक्रिया में इसकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण होती है। बच्चों ऑक्सीजन चक्र कि यदि हम बात करें तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा ऑक्सीजन प्राप्त होती है और ऑक्सीजन है यह प्रकाश संश्लेषण क्रिया का प्रमुख सह परिणाम या बाई प्रोडक्ट होता है। ठीक है, क्योंकि प्रकाश संश्लेषण की जब प्रक्रिया होती है बच्चों वहां पर CO2 काम में आती है, कार्बन डाइऑक्साइड काम में आती है और हमने देखा था बच्चों कि कार्बोहाइड्रेट्स जो होते हैं वो पौधों में, पादपों में इकट्ठा हो जाते हैं और साथ में ऑक्सीजन रिलीज करते हैं। और इसी ऑक्सीजन जब रिलीज होती है वो जीवमंडल के लिए बहुत निर्णायक होती है, कारगर होती है। यह कार्बोहाइड्रेट्स के ऑक्सीकरण में सम्मिलित है जिससे ऊर्जा, कार्बन डाइऑक्साइड व जल विमुक्त होते हैं। यहां पर हमने ये देखा ऑक्सीजन चक्र बहुत ही जटिल प्रक्रिया है, बहुत से रासायनिक तत्वों और सम्मिश्रणों में ऑक्सीजन पाई जाती है। यह नाइट्रोजन के साथ मिलकर नाइट्रेट बनाती है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के साथ मिलकर के नाइट्रेट बनाती है बच्चों, तथा बहुत से अन्य खनिजों तत्वों से मिलकर कई तरह के ऑक्साइड यह बनाती है, जैसे आयरन ऑक्साइड है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड है आदि। ठीक है, तो यह बहुत सारे तत्वों के साथ में मिलकर के नाइट्रेट या ऑक्साइड का निर्माण करती है और साथ में मुख्य रूप से ये जीवों के श्वसन में तो काम आती ही आती है। सूर्य प्रकाश में प्रकाश संश्लेषण प्रक्रिया के द्वारा जल अणुओं H2O के विघटन से ऑक्सीजन उत्पन्न होती है और पौधों को वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया के दौरान भी यह वायुमंडल में पहुंचती है। जो पौधे की जो वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया है यह भी वायुमंडल में
ऑक्सीजन की प्राप्ति का एक प्रमुख सोर्स है। अगला है बच्चों नाइट्रोजन चक्र। नाइट्रोजन चक्र बच्चों, हम जानते हैं कि वायुमंडल में जो गैस है उसमें सबसे ज़्यादा मात्रा में गैस कौन सी है? बिल्कुल सही, नाइट्रोजन गैस सबसे ज़्यादा है। लगभग 78% इसका भाग वायुमंडल में होता है। इतनी ज़्यादा तादाद में नाइट्रोजन गैस पाई जाती है। लेकिन बच्चों, सोचने वाली बात है कि यह जो गैस है वो सीधे तौर पर किसी भी कार्य की नहीं होती है, सीधे तौर पर। ठीक है, तो वायुमंडल की संरचना का प्रमुख घटक नाइट्रोजन वायुमंडलीय गैसों का 78% भाग है। विभिन्न कार्बनिक यौगिकों जैसे एमिनो एसिड, न्यूक्लिक एसिड, विटामिन, पिगमेंट्स आदि में यह एक महत्वपूर्ण घटक है। तो हमारे शरीर में अर्थात जीवों के शरीर में विभिन्न जो एमिनो एसिड है जिससे प्रोटीन्स का निर्माण होता है बच्चों, न्यूक्लिक एसिड है, ठीक है, विटामिन्स है या पिगमेंट है, वर्णक जो होते हैं, ठीक है, आदि का ये एक महत्वपूर्ण घटक है। वहां पर नाइट्रोजन उपयोग में आता है। अब यहां पर बच्चों हम नाइट्रोजन का वायुमंडल ये देख सकते हैं कि वायुमंडल में नाइट्रोजन वायुमंडलीय यौगीकरण होता है। सीधे तौर पर नाइट्रोजन कार्य में नहीं आता है, उसका यौगीकरण होना जरूरी है। तो नाइट्रेट यौगिक का निर्माण होता है और यहां पर जैव यौगीकरण होता है, औद्योगिक यौगीकरण होता है। किस प्रकार से? नाइट्रेट यौगिकों के द्वारा, और फिर डीनाइट्रीकरण की प्रक्रिया के द्वारा वापस से वायुमंडल नाइट्रोजन मिल जाता है। तो डीनाइट्रीकरण और के द्वारा वापस नाइट्रोजन का बनना और नाइट्रोजन से यौगिकीकरण की क्रिया के द्वारा वापस जीवों में या फिर जैविक घटक में आना, एक साइकिल के रूप में नाइट्रोजन की स्थिति हमने यहां पर देखी। आइए किस प्रकार से कि वायु में स्वतंत्र रूप से पाए जाने वाले नाइट्रोजन के अधिकांश जीव प्रत्यक्ष रूप से ग्रहण करने में असमर्थ है। सीधे तौर पर नाइट्रोजन किसी भी कार्य में नहीं आती है। केवल कुछ विशिष्ट प्रकार के जीव, कुछ विशिष्ट प्रकार की जैसे कुछ मृदा जीवाणु व ब्लू ग्रीन एल्गी अर्थात नील हरित जो शैवाल होते हैं वो, और मृदा जीवाणु, जो कुछ मृदा जीवाणु होते हैं, विशेष रूप से इस प्रकार के जो जीवाणु होते हैं बच्चों दलहन फसलों में पाए जाते हैं। दाल की जो फसल होती है उनकी जड़ों में इस प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं। इसीलिए कहा जाता है बच्चों, इसीलिए कहा जाता है कि हमें अपने खेतों में यदि हो सके तो दलहन फसलों को बोते रहना चाहिए, जिससे कि नाइट्रोजन की प्राप्ति हो सके मृदा में। ठीक है, एल्गी ही इसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है। तो ये कुछ ही ऐसे हैं जिसे प्रत्यक्ष गैसीय रूप में ग्रहण करने में सक्षम है, बाकी ये प्रत्यक्ष रूप से कार्य में नहीं आती है। सामान्यतः नाइट्रोजन यौगिकीकरण फिक्सेशन द्वारा ही प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, नाइट्रोजन का लगभग 90% भाग जैविक है, अर्थात जीव ही ग्रहण कर सकते हैं। स्वतंत्र नाइट्रोजन का प्रमुख स्रोत मिट्टी के सूक्ष्म जीवाणुओं की क्रिया व संबंधित पौधों की जड़ें व रंध्र वाली मृदा है, जहां से यह वायुमंडल में पहुंचती है। वायुमंडल में भी बिजली चमकने व अंतरिक्ष विकिरण द्वारा नाइट्रोजन का यौगीकरण होता है। तो एक तो यहां पर हमने देखा कि जीवाणुओं द्वारा, नील हरित शैवालों के द्वारा इसका यौगीकरण हो सकता है। दूसरा, वायुमंडल में यदि हम बिजली जो चमकती है, अंतरिक्ष में जो विकिरण प्रवाह होते हैं उनके द्वारा भी नाइट्रोजन का यौगिकीकरण कर सकते हैं। महासागरों में कुछ समुद्री जीव भी इसका यौगिकीकरण कर सकते हैं, फिक्सेशन इसका कर सकते हैं। ठीक है, वायुमंडलीय नाइट्रोजन के इस तरीके यौगिक रूप में उपलब्ध होने पर हरे पौधे में इसका स्वांगीकरण होता है। तो सीधे तौर पर जो पौधे हैं वो उपयोग में नहीं ले सकते, कोई भी इसका उपयोग में नहीं ले सकता। यदि इसका फिक्सेशन किया गया जाए, यौगिक अर्थात बच्चों यौगिकीकरण क्या होता है, जैसे कि एन होता है, ठीक है, ये एन नाइट्रोजन को प्रदर्शित करते हैं। तो नाइट्रोजन सीधे तौर पर काम नहीं करता है, N2 हो या NO2 हो, ठीक है, या दूसरे प्रकार के यौगिकों में यौगिकों का निर्माण होने के बाद ही ये नाइट्रोजन उपयोग में आएगी। सीधे तौर पर नाइट्रोजन उपयोग में नहीं आएगी, कुछ एक्सेप्शनल यदि केस छोड़ दे तो, जैसे कि हमने भी देखे। शाकाहारी जंतुओं द्वारा इन पौधों के खाने पर इसका नाइट्रोजन कुछ भाग उनमें चला जाता है। तो इनका यौगिकीकरण जब हो जाता है उसके पश्चात पौधे प्राप्त करते हैं, और पौधों को जब किसी शाकाहारी के द्वारा प्राप्त कर लिया जाता है, भोजन कर लिया जाता है, तो नाइट्रोजन उनके शरीर में चला जाता है बच्चों। फिर मृत पौधों व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट
मिट्टी में उपस्थित बैक्टीरिया द्वारा नाइट्राइट में परिवर्तित हो जाते हैं और कुछ जीवाणु नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं। पुनः हरे पौधों द्वारा नाइट्रोजन यौगीकरण हो जाता है। और हमने देखा जिस तरीके से साइकिल चली, उपभोक्ता यदि प्राप्त कर लेता है, फिर जैसे ही वो उपभोक्ता मृत हो जाता है तो मृत पौधे व जानवरों के नाइट्रोजनी अपशिष्ट मिट्टी में वापस चले जाते हैं और मिट्टी में जाने पर जो बैक्टीरिया होते हैं, कहाँ पर होते हैं बैक्टीरिया? मिट्टी में जो बैक्टीरिया होते हैं वो नाइट्राइट में वो परिवर्तित कर देते हैं वापस से, और नाइट्रेट में परिवर्तित करते हैं तो नाइट्राइट को नाइट्रेट में परिवर्तित कर देते हैं और वापस से पौधों के रूप में वो काम में उपयोग में लिए जा सकते हैं। कुछ अन्य प्रकार के जीवाणु इन नाइट्रेट को पुनः स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित करने में सक्षम होते हैं और इस प्रक्रिया को डीनाइट्रीकरण कहा जाता है। और कुछ ही जीवाणु ऐसे होते हैं जो नाइट्रेट को स्वतंत्र नाइट्रोजन में परिवर्तित कर सकते हैं, जिससे कि क्या होता है, वापस वो वायुमंडल में चली जाती है और इसे क्या कहते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन या डीनाइट्रीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार से हमने देखा कि नाइट्रोजन का सीधे रूप में सजीवों के द्वारा उपयोग नहीं होता, कुछ अपवादों को छोड़ करके, लेकिन वो यदि उसमें चेंज कर देते हैं, उनका यौगिकीकरण कर दिया जाए तो पौधे प्राप्त करते हैं। और पौधों को जब प्राप्त करने के पश्चात शाकाहारी के द्वारा यदि उनको प्राप्त कर लिया जाए भोजन करने के पश्चात तो उसके शरीर में चल जाते हैं, फिर मृत हो जाता है उनका शरीर। मृत होने के पश्चात वो वापस से मृदा में आ जाते हैं और नाइट्राइट से नाइट्रेट और नाइट्रेट से स्वतंत्र नाइट्रोजन भी कुछ जीवाणुओं के द्वारा बनाई जा सकती है। यह एक चक्र चला। अब अगला है बच्चों अन्य खनिज चक्र। अब इतने हमने चक्र देखे, इसके अलावा और भी चक्र चलते हैं, जैसे फास्फोरस का चक्र, ठीक है, और सल्फर का चक्र, कैल्शियम का चक्र, पोटेशियम का चक्र, जितने भी ये जैविक तत्व होते हैं बच्चों, कार्बनिक जो पदार्थ होते हैं उनका चक्र चलता रहता है। ठीक है, तो जैव मंडल में मुख्य भू रासायनिक तत्वों कार्बन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त पौधों व प्राणी जीवन के लिए अधिक महत्व के बहुत से अन्य खनिज मिलते हैं। जीवधारियों के लिए आवश्यक ये खनिज पदार्थ प्राथमिक तौर पर अकार्बनिक रूप में मिलते हैं, जैसे फास्फोरस, सल्फर, कैल्शियम और पोटेशियम। इस प्रकार के भी यहाँ पर प्राप्त होते हैं। प्राय ये घुलनशील लवणों के रूप में मिट्टी में या झील में अथवा नदियों व समुद्री जल में पाए जाते हैं। जब घुलनशील लवण जल चक्र में सम्मिलित हो जाते हैं तब ये अपक्षय प्रक्रिया द्वारा पृथ्वी की परपटी पर फिर बाद में समुद्र तक पहुंच जाते हैं। अन्य लवण तल छट के रूप में धरातल पर पहुंचते हैं और फिर अपक्षय से चक्र में शामिल हो जाता है, लगातार रूप से पृथ्वी स्थल मंडल पे अर्थात धरातल पर और फिर जलमंडल में तल छट के रूप में, और ये साइकिल इस प्रकार से इनका चलता ही रहता है। सभी जीवधारी अपने पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में उपस्थित खनिज लवणों से ही अपनी खनिजों की आवश्यकताओं को पूर्ति करते हैं। कुछ अन्य जंतु पौधों व प्राणियों के भक्षण से इन खनिजों को प्राप्त करते हैं। जीवधारियों की मृत्यु के बाद ये खनिज अपघटित व प्रवाहित होकर मिट्टी व जल में मिल जाते हैं। तो पर्यावरण में घुलनशील अवस्था में ही हम जो जैविक जो संगठक है वो प्राप्त करते हैं, और कुछ जो जंतु और पौधे हैं वो दूसरे मांसाहारी जो होते हैं वो दूसरे जंतुओं को खाने से भी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ देखो शाकाहारी जो हमने पिछले क्लास में देखा था बच्चों, शाकाहारी तो जितने भी ये जो पदार्थ प्राप्त करते हैं वो किससे प्राप्त करते हैं? पौधों से। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर ही सबसे पहले उत्पादक जो होते हैं यहीं पर ही प्राप्त होते हैं। और जो मांसाहारी होते हैं बच्चों ये शाकाहारियों को खाने से प्राप्त करते हैं। तो इस प्रकार से सभी उपभोक्ताओं में, उपभोक्ता वर्ड यूज किया है हमने, चाहे प्राथमिक हो, चाहे द्वितीय को, चाहे तृतीय को, वहां पर अल्टीमेटली पहुंच जाते हैं। और जब वो मृत हो जाते हैं, मर जाते हैं, तो सूक्ष्म जीवाणुओं के द्वारा उनका विभाजन कर दिया जाता है, सरल पदार्थों में विभाजित कर दिया जाता है। अब अगला टॉपिक है बच्चों पारिस्थितिक संतुलन, इकोलॉजिकल बैलेंस। बच्चों ये बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है कि जो पारिस्थितिक जो असंतुलन होता है, हमने पिछली क्लास में भी देखा था कि किस प्रकार से पारिस्थितिक की क्या होती है और पारिस्थितिकी संतुलन किस प्रकार से होगा। यदि पारिस्थितिकी संतुलन नहीं हो पाए तो किस तरीके की समस्या होगी और इसको बनाए रखने में हम किस प्रकार का योगदान दे सकते हैं वो भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो किसी पारितंत्र या आवास में जीवों के समुदाय में परस्पर गतिक साम्यता की अवस्था ही पारिस्थितिक संतुलन है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों देखने वाली बात है कि पारिस्थितिकी का संतुलन किस प्रकार से होगा और पारिस्थितिकी
किस प्रकार से हम संतुलित करेंगे कि पारितंत्र जो है, पारिस्थितिकी जो तंत्र है बच्चों, उसमें गतिक रूप से साम्यता की अवस्था प्राप्त होना। मतलब कहने का यह है कि जिस प्रकार से प्रकृति ने साम्यावस्था बनाई हुई है, चाहे वो जैविक घटक हो, अजैविक घटक हो या ऊर्जा हो, इनमें एक विभिन्न प्रकार की साम्यता है कि किस प्रकार के कितना जानवर कितनी संख्या में कहां पर निवास करेगा, उसका पर्यावरण किस प्रकार का रहेगा, उनकी संख्या कितनी रहेगी, उपभोक्ता, हमने पिरामिड भी देखा था बच्चों कि उपभोक्ता कितना रहेगा, प्राथमिक कितने रहेंगे, द्वितीयक कितने रहेंगे, तृतीयक कितने रहेंगे, उनकी संख्या भी लगातार कम होती जा रही थी। तो एक विभिन्न अनुपात यहां पर हमने देखा था। यह अनुपात किसके द्वारा निर्मित किया गया है? यह प्रकृति के द्वारा निर्मित किया गया है और इसमें एक सामंजस्य है, एक साम्यता है और गतिक रूप से साम्यता है। ठीक है, यदि इसमें परिवर्तन आ जाए तो हमने बताया था कि पारिस्थितिकी असंतुलन हो जाएगा, विभिन्न प्रकार की समस्याएं हो जाएगी। तो यहां पर इस पारिस्थितिक को संतुलन बनाए रखना आवश्यक है। ठीक है, यह तभी संभव है जब जीवधारियों की विविधता अपेक्षाकृत स्थायी रहे। विविधता जो है, जो विविध प्रकार के जैव विविधता की हम बात करें तो यहां पर विविधता बरकरार रहे, तभी यह संभव है। जैसे कि हमने खाद्य जाल में देखा था। ठीक है, तो विभिन्न प्रकार के खाद्य श्रृंखलाओं इसमें हो सकती है खाद्य जाल के अंतर्गत, तो यहां पर विविधता जरूरी है। अब वर्तमान समय में हमने क्या किया है कि विविधताओं को समाप्त करके हम फिक्स एक ही पैटर्न पे जा रहे हैं, जो कि गलत है। और क्रमशः यदि परिवर्तन भी हो, यदि इसमें परिवर्तन भी हो तो प्राकृतिक रूप से हो, मानव जनित नहीं हो। परिवर्तन भी हो लेकिन ऐसा प्राकृतिक अनुक्रम के द्वारा ही होता है, तो प्रकृति के द्वारा ही होता है। और क्योंकि यदि परिवर्तन होगा तो प्रकृति अपने हिसाब से ही उसमें स्वांगीकरण की प्रक्रिया के द्वारा उसमें समुचित रूप से अपना कार्य करेगी और उसे ठीक भी कर देगी। लेकिन यदि मानव के द्वारा उसमें बाहरी हस्तक्षेप किया गया, वो प्रकृति सहन नहीं कर पाएगी बच्चों। इसे पारितंत्र में हर प्रजाति की संख्या के एक स्थायी संतुलन, निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा व आपसी सहयोग से होता है। तो हमने देखा कि हर पारितंत्र, चाहे वो पारितंत्र छोटे तालाब का हो बच्चों, बड़ी कोई नदी का हो, किसी सागर का हो, किसी स्थल भाग का हो, किसी भी स्थान का वो पारिस्थितिकी तंत्र हो सकता है। ठीक है, तो उस पारिस्थितिकी तंत्र में प्रजातियों की संख्या कितनी होगी, उसमें कितने जीवधारी रहेंगे। ठीक है, एक स्थायी संतुलन, निश्चित प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा, यदि कोई प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा भी है। अब प्रजातियों में प्रतिस्पर्धा किस प्रकार की होगी? आवास के लिए हो सकती है, ठीक है, या फिर जीवन के लिए हो सकती है, खाने के लिए हो सकती है। ये विभिन्न प्रकार की जो प्रतिस्पर्धा है, आपसी जो सहयोग है, एक जंतु का दूसरे जंतु का जो सहयोग है प्रकृति में, वो भी देखने वाला है बच्चों। ठीक है, तो आपसी सहयोग भी बरकरार रहे और प्रतिस्पर्धा भी बरकरार रहे। और यदि माना कि हमने ये चीज देखा कि भोजन की प्रतिस्पर्धा होगी, तो भोजन की प्रतिस्पर्धा में क्या होगा? जो अधिक शक्तिशाली होगा, जो अधिक कार्य करेगा, वो भोजन प्राप्त करेगा। तो वो प्रतिस्पर्धा भी यहां पर बरकरार रहे, प्रजातियों की संख्या भी बरकरार रहे और आपसी सहयोग भी बरकरार रहे। इसी चीज को पारितंत्र में बहुत अच्छे से गुत्थित किया गया है बच्चों। ठीक है, कुछ प्रजातियों के जिंदा रहने के संघर्ष से भी पर्यावरण संतुलन प्राप्त करता है। जैसे कि बताया था मैंने कि हमने बताया था बच्चों कि ये उत्पादक है। ठीक है, ये उत्पादक है, इनकी संख्या इतनी है। ठीक है, पिरामिड में अब ये प्राथमिक उपभोक्ता है, ठीक है, ये द्वितीयक है, ये तृतीयक है। अब पिरामिड में यदि कहीं पर कोई डिस्टरबेंस आ जाए, अर्थात यदि मान लो ऊपर का ये हट जाए या फिर ये हट जाए, किसी भी कारणों से ये हट जाए, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और इनकी संख्या बढ़ जाएगी, साथ ही इनमें समस्या पैदा हो जाएगी। तो यदि संघर्ष होना, प्रतिस्पर्धा होना, सहयोग होना, ये प्रकृति के प्रदत्त जो कार्य हैं वो बहुत अच्छे से पारितंत्र को समायोजन अवस्था में रखते हैं बच्चों। संतुलन इस बात पर भी निर्भर करता है कि कुछ प्रजातियां अपने भोजन में जीवित रहने के लिए दूसरी प्रजातियों पर निर्भर रहती है। ये चीज देखते हैं हम कि जो प्रजातियां हैं वो भोजन के लिए या आवास के लिए दूसरी प्रजातियों पर भी निर्भर रहती है। और यह निर्भरता ही बच्चों, यही निर्भरता इस पारिस्थितिकी तंत्र की खूबसूरत बात है। ठीक है, जिससे प्रजातियों की संख्या निश्चित रहती है और संतुलन बनाए रखता है। ठीक है, इसके उदाहरण है विशाल घास के मैदानों में मिलते हैं, जहां शाकाहारी जंतु हिरन, जेबरा व भैंस आदि अत्यधिक संख्या में होते हैं। वो जो घास के मैदान है वहां उनकी संख्या बहुत ज्यादा है। ठीक है, साथ ही
साथ ही बच्चों जो जो मांसाहारी जो पशु है जो कि इनका भक्षण करते हैं, किसका, हिरण का, जेब्रा का, भैंस का, उनका भक्षण करते हैं, तो उनका होना भी आवश्यक है। संघर्ष होगा, प्रतिस्पर्धा होगी, ये अपने जीवन बचाने के लिए कार्य करेंगे, वो अपना भोजन प्राप्त करने के लिए काम करेंगे, तो प्रतिस्पर्धा होगी। जो कमजोर पड़ेगा वो समाप्त हो जाएगा, जो कार्य करेगा वो प्राप्त करेगा। तो कहने का मतलब यह है कि यदि इनकी संख्या बढ़ जाए, यदि वहां पर टाइगर, शेर, इस प्रकार के बाघ आदि चीज नहीं हो, ठीक है बच्चों, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी। इनकी संख्या बढ़ जाएगी तो घास के मैदान कम हो जाएंगे, तो पूरा तंत्र यहां पर समस्याग्रस्त होगा, पूरा तंत्र यहां पर समस्याग्रस्त होगा। तो यदि इन शाकाहारी जो जंतु है, हिरण, जेब्रा, भैंस आदि, यदि इन शाकाहारी जंतुओं की संख्या बढ़ गई बच्चों, क्यों बढ़ गई, कि यदि इनसे ऊपर के अर्थात मांसाहारी पशु जो इनको खाते हैं वो समाप्त हो जाए, वो कम हो जाए, तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी, और इनकी संख्या बढ़ने के पश्चात जो घास के मैदान है वो कम पड़ जाएंगे, तो यहां पर प्रतिस्पर्धा होगी खाने के लिए। तो तंत्र, जो पारिस्थितिकी तंत्र है वो समुचित रूप से बनाया हुआ है प्रकृति के द्वारा, ठीक है। तो दूसरी तरफ मांसाहारी बाघ, शेर आदि अधिक नहीं होते और शाकाहारियों के शिकार पर निर्भर होते हैं, अतः इनकी संख्या नियंत्रित रहती है। इनकी संख्या नेचुरली प्रकृति ने इस प्रकार से बनाया है कि इन जो मांसाहारी है इनकी संख्या नेचुरली कम ही रहती है। यदि ये बहुत ज्यादा हो गए बच्चों, यदि इनकी संख्या बढ़ गई तो शाकाहारी पशुओं की संख्या कम हो जाएगी, और शाकाहारी पशुओं की संख्या कम हो गई तो इन पे भोजन की समस्या पैदा हो जाएगी। साथ में ही जो घास के मैदान थे वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, घास ही घास चारों ओर हो जाएगी। तो प्रकृति ने जिस प्रकार से नियंत्रण किया है, जिससे इनकी संख्या नियंत्रण है, ये कार्य प्रकृति ने पारिस्थितिकी तंत्र के रूप में बहुत अच्छे से किया है। पौधों के पारिस्थितिक संतुलन में बदलाव के कारण है, जैसे वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान, जैसे स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। तो बच्चों यहां पर यदि पौधों की बात करें तो उनके पारिस्थितिकी तंत्रों में भी बदलाव के कई कारण होते हैं। जैसे कि यहां पर बताया गया है कि वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में कोई व्यवधान आ जाए, वनों की प्रारंभिक प्रजातियों में व्यवधान आए, जैसे कि उदाहरण के द्वारा बताया कि स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करने से, जो स्थानांतरित कृषि होती है हम सब जानते हैं, स्थानांतरित कृषि या जिसे जूमिंग कृषि भी कहते हैं, उस जूमिंग कृषि या स्थानांतरित कृषि में वनों को साफ करते हैं और वनों को साफ करने के पश्चात वहां पर खेती करते हैं। तो वहां पर साफ करने से प्रजातियों के वितरण में बदलाव आता है। यह परिवर्तन प्रतिस्पर्धा के कारण है, जहां द्वितीय वन प्रजातियां जैसे घास, बांस और चीड़ आदि के वृक्ष प्रारंभिक प्रजातियों के स्थान पर उगते हैं। तो पहली वाली प्रजातियों के स्थान पर चूंकि वो प्रजाति पूरी तरीके से साफ हो गई है वहां पर, तो दूसरी जो वन प्रजाति है जैसे घास, बांस, चीड़, वो वहां पर उग जाती है और प्रारंभिक वनों की संरचना को बदल देते हैं। यही अनुक्रमण कहलाता है। तो और जो पहले वहां पर वन थे वो समाप्त हो जाते हैं और दूसरे प्रकार के वन वहां पर प्राप्त हो जाते हैं। तो पौधों में भी इस प्रकार की चीजें बच्चों यहां पर देखी जाती है। पारिस्थितिक असंतुलन के कारण नई प्रजातियों का आगमन प्राकृतिक विपदाएं और मानव जनित कारक भी है। जो पारिस्थितिक असंतुलन है उसके कई कारण हो सकते हैं, जैसे कि नई प्रजातियों का आगमन है। नई प्रजातियों के आगमन से जो पहले पारिस्थितिक संतुलन बना हुआ था उसमें गड़बड़ हो जाए, प्राकृतिक कोई आपदा आ जाए, ठीक है, कोई इस तरीके की कोई सुनामी आ जाए या भूकंप आ जाए या अचानक से कोई ज्वालामुखी फूट जाए या किसी प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं आ जाए, विपदाएं आ जाए, और साथ में मानव जनित कारक तो है ही, ठीक है। अब मनुष्य के हस्तक्षेप से पादप समुदाय का संतुलन प्रभावित हुआ है, जो अंततोगत्वा पूरे पारितंत्र के संतुलन को प्रभावित करता है। इस असंतुलन से कई अन्य द्वितीय अनुक्रमण भी देखे जाते हैं। तो सीधे तौर पर जो मानव इसके लिए जिम्मेदार है बच्चों, सीधे तौर पर यहाँ पर पारितंत्र को असंतुलन करता है, और ना केवल डायरेक्ट रूप से प्रभावित करता है बल्कि इनडायरेक्टली भी ये पूरे पारितंत्र को प्रभावित करता है। प्राकृतिक संसाधनों पर जनसंख्या दबाव से भी पारिस्थितिकी बहुत प्रभावित हुई है। मैंने बताया बच्चों कि यहाँ पर जो पारिस्थितिकी तंत्र में बदलाव आया है मनुष्य के द्वारा, वो वहाँ पर वनों का उन्मूलन हुआ है, औद्योगिकरण हुआ है, नगरीकरण हुआ है, संसाधनों पर जो प्राकृतिक संसाधन है उन पर दबाव आया है। इन सब कारणों से बच्चों पारिस्थितिकी तंत्र
विकृत होते जा रहे हैं। ठीक है, पारिस्थितिकी तंत्र विकृत होते जा रहे हैं, समस्या पैदा होती जा रही है। इसने पर्यावरण के वास्तविक स्वरूप को लगभग नष्ट कर दिया है और सामान्य पर्यावरण पर भी बुरा प्रभाव पड़ा है। पर्यावरण असंतुलन से ही प्राकृतिक आपदाएं जैसे बाढ़, भूकंप, बीमारियां, कई जलवायु संबंधी परिवर्तन होते हैं। और जलवायु परिवर्तन में भी हमने देखा था बच्चों कि मानवीय क्रियाकलापों के द्वारा जलवायु परिवर्तन बाहरी रूप से समस्या को पैदा कर रहा है। विशेष आवास स्थानों में पौधों व प्राणी समुदाय में घनिष्ठ अंतर संबंध पाए जाते हैं। निश्चित स्थानों पर जीवों में विविधता वहां के पर्यावरणीय कारकों का संकेतक है। इन कारकों का समुचित ज्ञान व समझ ही पारितंत्र के संरक्षण व बचाव को प्रमुख आधार। अभी तक भी बच्चों, वर्तमान समय तक भी मनुष्य इतनी समझ विकसित नहीं कर पाया है कि समूचे पारितंत्र को समझ सके, एक दूसरे के रिलेशन को समझ सके कि वहां पर किस प्रकार का जंतु या पौधा किन परिस्थितियों में एक दूसरे पर निर्भर है। इन पारिस्थितिकी तंत्रों को समझने के लिए बच्चों कई समय लगेगा और लगातार रूप से वैज्ञानिक या पारिस्थितिकी जो विज्ञान है वो इस पर काम कर रहे हैं कि एक दूसरे जो जातियां है, एक दूसरी जो प्रजातियां है, या पौधों का जानवरों से या जानवरों का पौधों से, उसके वायुमंडल से या उसकी मृदा से, उसकी जलवायु से किस प्रकार का आंतरिक संबंध है, इन चीजों को समझने की आवश्यकता है जिससे कि पारितंत्र के संरक्षण व बचाव के कार्य किए जा सके। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने आज के भाग में देखा कि पारितंत्र को किस तरीके से बचाना है, और पारितंत्र को बचाने के साथ में ही हमने पारिस्थितिकी संतुलन के बारे में पढ़ा, साथ में बच्चों विभिन्न भूजैव रासायनिक चक्रों के बारे में अध्ययन किया। इस प्रकार से हमारे चैप्टर समाप्त होता है। अगली क्लास में हम इसके अभ्यास प्रश्न करेंगे। धन्यवाद बच्चों।